हेलो, नमस्कार। वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने जो पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण और पीएच स्केल के बारे में, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वो टॉपिक पूरे कंसेप्ट्स के साथ क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है पदार्थ। पदार्थ यानी कि सब्सटेंस। पदार्थ यानी कि सब्सटेंस। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये जो जनरल साइंस का पूरा सिलेबस है, जनरल साइंस का जो पूरा मटेरियल है, ये हमारे मीमांसा क्लासेस की प्ले लिस्ट में, जनरल साइंस की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। आप ज़रूर एक बार इसको गो थ्रू करें, ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत यूज़फुल मटेरियल है। देखिए, हमने पॉइंट टू पॉइंट इसको डिज़ाइन किया है, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ हमने इसके अंदर नहीं डाली है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आगे लेकर के चलें। तो आप लोगों के कोऑपरेशन की, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है पदार्थ। पदार्थ यानी कि सब्सटेंस। तो देखिए, कोई भी चीज़ है वो पदार्थ कब कहलाएगी? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ होता क्या है। कोई भी चीज़ है, हमने पढ़ा था अणु, परमाणु, तत्व के बारे में। अब कोई भी चीज़ है वो, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो पदार्थ है, ये हम कब मानेंगे? तो कोई भी पदार्थ, जो कोई भी वस्तु जो है वो पदार्थ कहलाएगी यदि वो स्थान घेरती हो, वो एरिया को कवर करती हो। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो एरिया को कवर करती हो, तो हम मानेंगे कि वो वस्तु क्या है? पदार्थ है। दूसरा है कि उसका द्रव्यमान होना चाहिए, उसके अंदर मास होना चाहिए। उसके अंदर द्रव्यमान होगा तो हम मानेंगे कि वो वस्तु क्या है? पदार्थ है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो वस्तु अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करे। वो वस्तु अपनी संरचना, अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करे तो वो कहलाएगी पदार्थ। कोई भी वस्तु पदार्थ कब कहलाएगी? जब वो स्थान घेरती हो, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका द्रव्यमान यानी मास हो, और वो अपनी संरचना, अपनी स्ट्रक्चर में परिवर्तन का विरोध करे, तो वो कहलाएगी कि वो वस्तु क्या है? पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थों के वर्गीकरण पर जाते हैं हम। तो पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब, जैसे इसके नाम से ही आ रहा होगा कि इसमें जो है वो कुछ भी मिक्स नहीं होगा, एक ही प्रकार के कंपाउंड से मिलकर के, एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के ये चीज बनी होगी। दूसरा है हमारा मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। यहाँ पे हम इस टेबल से सिर्फ एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे फर्दर स्लाइड से इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो पदार्थ जो हैं, पदार्थों का वर्गीकरण, मुख्य रूप से पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है उनको हमने फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया है, तत्व और यौगिक। तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड। फिर से हमने इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, तत्व और यौगिक। और हमारे जो मिश्रण है, मिश्रण भी फिर आगे दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण का मतलब है हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये भी दो प्रकार के हो गए आपके, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन हम यहाँ देख चुके हैं, पदार्थों का वर्गीकरण हम यहाँ देख चुके हैं। दो प्रकार से हमने इनको बांटा है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को अगेन हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के उदाहरण है विलयन और मिश्र धातु, और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है निलंबन और कॉलॉइड, सस्पेंशन और कॉलॉइड। ये इन सब चीजों को हम आगे फर्दर स्लाइड्स में, आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ेगी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है?
शुद्ध पदार्थ क्या होता है? यदि पदार्थ के प्रत्येक कण के रासायनिक गुण समान हो। कोई भी पदार्थ है, उसका कोई भी पार्टिकल आप उठा करके देख लीजिए, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा दूसरे कण के साथ, ठीक है। कोई भी आप पार्टिकल उसके उठा करके टेस्ट कीजिए, उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका रासायनिक संगठन जो है वो समान होगा, तो वो पदार्थ कैसा पदार्थ कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंस वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस वो कहलाएगा। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ के प्रत्येक कण के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। तत्व हम जानते हैं अच्छे से कि तत्व जो होता है किसी भी पदार्थ की बेसिक यूनिट होती है, सबसे सरलतम पदार्थ होता है, और किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से इसको ना तो विभाजित किया जा सकता है और ना ही किन्हीं पदार्थों के योग से इसको बनाया जा सकता है। तत्व जो है वो सरलतम पदार्थ होता है, इसको ना तो किसी भी भौतिक या रासायनिक मेथड से, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसीजर से इसको ना तो हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, और ना ही किन्हीं पदार्थों के योग से हम इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यौगिक। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। देखिए कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से यानी कि तत्वों से मिलकर बनता है। दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से निर्मित होता है आपका यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाली जो चीज है, बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा या कंपाउंड कहलाएगा। ये जो कंपाउंड है इसके गुणधर्म अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं और भौतिक विधि से इसका पृथक्करण संभव नहीं है। केवल केमिकल मेथड से इसको अलग किया जा सकता है, इसके तत्वों को भौतिक विधि से अलग करना इनको संभव नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ये निश्चित अनुपात इंपॉर्टेंट है, इसमें फिक्स रेशो होता है। निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? यौगिक मिलता है। और यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वो इसमें जो यूज हुए एलिमेंट्स हैं, अवयवी जो तत्व हैं, उनके गुणधर्मों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भौतिक विधि से इसका पृथक्करण संभव नहीं है। अब आते हैं हम मिश्रण पर। मिश्रण क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होते हैं? वही दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिएगा, किसी भी अनुपात में, वहां पे हमने देखा था यौगिक में निश्चित अनुपात में मिला रहे थे, यहाँ पे हम इनको किसी भी अनुपात में संयोग कराएंगे या मिलाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। और इसको मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से अलग करना संभव है। इसको मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से अलग करना संभव है। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण आपको समझ में आ गए होंगे। तत्व जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी पदार्थ की, ठीक है। ये तत्व जो है सबसे सरलतम पदार्थ हम इसको कहते हैं, और इसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही इसको किन्हीं भी पदार्थों के योग से बनाना संभव है। फिर बारी आती है यौगिक यानी कंपाउंड की। कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से निर्मित होता है, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। इसके जो गुणधर्म है वो अपने अवयवी, जो इसके अंदर हमने तत्व यूज किए हैं, उनसे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और इसको भौतिक विधि से यानी फिजिकल मेथड से अलग करना पॉसिबल नहीं है। फिर हम आते हैं मिश्रण पे। मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनता है, लेकिन यहाँ पे अनुपात क्या रहता है? निश्चित नहीं रहता। किसी भी अनुपात में हम उनको मिक्स कर सकते हैं। इसके जो तत्व हैं, मिश्रण के जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम आते हैं मिश्रण के प्रकार पे। मिश्रण के प्रकार पे, तो मिश्रण के दो प्रकार हमको पढ़ने हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहले हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो पहले हम बात करेंगे समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण, देखिए, यदि अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएं तो वो मिश्रण कहलाएगा समांगी मिश्रण। यदि उसके जो दो कंपोनेंट जो हम मिक्स कर रहे हैं मिश्रण के, अगर वो पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा? समांगी मिश्रण। मतलब पता नहीं चले कौन सा क्या है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, विलय हो जाए, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, वो है नमक का पानी में घुलना।
सॉल्ट को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो पता नहीं चलता कि उसमें नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, सब एक दूसरे के अंदर वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है। मिश्रण का जो प्रत्येक भाग है, कहीं से भी आप उठा लीजिए अलग अलग हिस्से और उनके आप जांच कीजिए, उनका सबका केमिकल कंपोजिशन आपको एक जैसा मिलेगा, तो वो कहलाएगा होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है ये विलयन या सॉल्यूशन। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जब दोनों अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से विलय हो जाए, मिक्स हो जाए, तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। यानी उसके किसी भी पार्ट को हम उठा करके देखें तो उसका केमिकल कंपोजिशन हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट बारी आती है आपके विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण की। असमांगी या विषमांगी, या इसको इंग्लिश में कहेंगे आप हेट्रोजेनस। क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस क्या होगा, होमोजेनस का उल्टा हो जाएगा। अगर अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित ना हो, एक दूसरे में पूरी तरह से ना घुले ना मिले, तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। और मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगा आपको, विषमांगी मिश्रण। और इसके उदाहरण है आपके निलंबन यानी सस्पेंशन और कोलाइड। ये सस्पेंशन और कोलाइड को हम डिटेल में और आगे स्टडी करेंगे अभी आज ही की क्लास में। और ये है कोलॉइड। तो ये सस्पेंशन और कोलॉइड जो है वो आपके कैसे मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कैसे मिश्रण है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के मिश्रण है, समांगी और विषमांगी। मोटा मोटा जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि समांगी मिश्रण में अवयव जो होते हैं एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उसका कोई भी पार्ट उठा करके आप देख लीजिए उसका केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा। जबकि विषमांगी मिश्रण में इसका उल्टा होगा, अवयव एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे और उसके प्रत्येक भाग का जो रासायनिक संगठन है वो सेम नहीं होगा। तो ये कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों किसके उदाहरण है, असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपके विलयन यानी सॉल्यूशन की। अभी हम इसको थोड़ा और आगे स्टडी करेंगे, विलयन, कोलॉइड और सस्पेंशन को, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो टर्म है, विलेय और विलायक। दो चीजें हैं, विलेय और विलायक। देखिए विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। देखिए आप, ये जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं इसमें जो अधिक मात्रा में होता है वो कहलाता है विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो कहलाता है विलेय। कैसे, जैसे पानी में हम नमक घोल रहे हैं, एक ग्लास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक को घोला, तो पानी तो क्या हुआ, पानी क्या हुआ, विलायक यानी मिलाने वाला, और नमक क्या हुआ, विलेय यानी वो उसके अंदर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, विलय हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया विलय। तो दो टर्म है विलयन में, विलय और विलायक। विलय और विलायक से मिलकर बनता है आपका विलयन यानी कि सॉल्यूशन। विलय या विलायक क्या होते हैं, देखिए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है और जिसकी कम होती है वो विलय होता है। तो पानी और नमक का सॉल्यूशन अगर आप बना रहे हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिला रहे हैं, तो उसमें पानी तो क्या हो गया आपका, विलायक हो गया, और जो आपने 1 चम्मच नमक डाला वो क्या हो गया, उसमें विलय हो गया। विलयन स्थायी होता है और पारदर्शक होता है। विलयन परमानेंट होता है और पारदर्शक होता है। विलय के कण अति सूक्ष्म यानी 10 की घात -7 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अतः सूक्ष्मदर्शी से भी इनको देखना संभव नहीं होता। विलय के जो कण होते हैं उनका साइज, उनका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे होते हैं और उनको माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते। विलायक द्वारा विलय को घोलने की क्षमता उसके डाई इलेक्ट्रिक नियतांक पर निर्भर करती है। देखिए अब ये डाई इलेक्ट्रिक नियतांक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक को हम हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं इसको, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, किसी भी पदार्थ की जो निरपेक्ष चालकता होती है
उसको जब आप अनुपात करते हैं, उसकी जब तुलना करते हैं किसके साथ, वायु या निर्वात की चालकता के साथ जब उसकी तुलना करते हैं तो वो कहलाता है उसका परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो क्या कहलाता है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो विलायक द्वारा विलय को घोलने की कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता होती है वो इस डाई इलेक्ट्रिक नियतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसके परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होगा वो उतना ही अच्छा विलायक कहलाएगा, उतना ही अच्छा विलायक वो साबित होगा। यानी जिसका परावैद्युतांक जितना अधिक होगा वो उतनी ही विलय को घोलने की क्षमता अपनी ज्यादा रखेगा, वो उतना ही अच्छा विलायक कहलाएगा। वाटर का यानी जल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अधिक होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। यानी पानी के अंदर सब कुछ घुल जाता है, पानी में हम कुछ भी घोल सकते हैं, पानी में हम कुछ भी घोल सकते हैं, इसलिए उसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं विलयन क्या होता है। विलयन किससे मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। विलय और विलायक दो टर्म्स हो गई विलयन के अंदर। विलायक कौन होता है, जो घोलता है, और जो घुलता है वो कहलाता है विलय। इसको नमक और पानी के एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे। एक ग्लास पानी में आप 1 चम्मच नमक घोल रहे हैं तो पानी तो क्या हो गया, विलायक हो गया, और वो नमक क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, विलय या विलायक किसे कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है और जिसकी कम होती है वो विलय कहलाता है। विलयन स्थायी होते हैं और पारदर्शी होते हैं। विलय के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम असाधारण आंख से तो क्या हम माइक्रोस्कोप से भी उनको नहीं देख सकते। विलायक द्वारा विलय को घोलने की क्षमता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किस पर निर्भर करती है, उस पदार्थ के डाई इलेक्ट्रिक नियतांक यानी परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। और जिस विलायक का परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक होता है। पानी यानी जल यानी H2O का जो परावैद्युतांक है वो काफी अधिक होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विलयन के प्रकार, हमने विलयन पढ़ लिया, विलयन किस किस से मिलकर बनता है ये पढ़ लिया, विलय विलायक पढ़ लिए। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स देखते हैं हम सॉल्यूशन के। तो विलयन के जो हैं वो 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो और अधिक विलय मिलना संभव नहीं हो, यानी वो अपनी संतृप्तता को प्राप्त कर चुका हो, वो संतृप्त हो चुका हो, उसमें जितना विलय हम मिला सकते थे वो मिल चुका है, अब उससे और अधिक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें कैपेसिटी नहीं है उस विलायक में कि वो उससे अधिक विलयक पदार्थ को उसमें मिक्स कर ले, घोल ले, उसके साथ बॉन्डिंग कर ले, वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कहलाएगा। असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड होगा आपके संतृप्त का या सैचुरेटेड का उल्टा, ये अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, ये अभी संतृप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी विलय की और मात्रा मिलाई जा सकती है, इसमें अभी विलय की और मात्रा मिलाना पॉसिबल है, संभव है। तो ये 2 टाइप के विलयन हो गए आपके, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहता है नो मोर विलय, अब मैं और विलय एक्सेप्ट नहीं करूंगा। असंतृप्त विलयन कहता है मोस्ट वेलकम, क्या कहता है, मोस्ट वेलकम। तो ये मोस्ट वेलकम वाला हो गया आपका असंतृप्त, और जो कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं वो हो गया आपका संतृप्त। संतुष्ट और असंतुष्ट, यहां से आप पकड़ लीजिए संतृप्त और असंतृप्त को। ये संतुष्ट है, भाई ठीक है मेरा हो गया, मेरे पास इतना पर्याप्त है, और ये असंतृप्त है, इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए अभी और भी चाहिए, तो ये हो गया आपका असंतृप्त। आगे बढ़ते हैं, कुछ विलयनों के उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे मिश्र धातु, हम इसमें विलायक और विलय अलग अलग देखेंगे किस किस से मिलकर के ये बना है। तो सबसे पहले आपका है मिश्र धातु। मिश्र धातु में विलायक भी ठोस होता है और विलय भी ठोस होता है। देखिए 2 धातुओं को मिला करके मिश्र धातु बनती है, ठीक है, 2 धातुओं को मिला करके क्या बनती है, मिश्र धातु बनती है। तो मिश्र धातु में दोनों ही धातुएं लगभग ठोस अवस्था में होती हैं, तो मिश्र धातु में विलय भी ठोस होता है और विलायक भी ठोस होता है।
ठीक है। दूसरा है कपूर और वायु का मिश्रण, कपूर और वायु यानी गैस का मिश्रण। इसमें कपूर तो ठोस अवस्था में है और वायु यानी वायु जो है वो गैसीय अवस्था में है। तो ये हो गया आपका ठोस के साथ गैस का मिश्रण। ठीक है। अगला है आपके पारा प्लस सीसा, है ना, और टिंचर आयोडीन का मिश्रण। तो इसमें देखिए पारा जो है वो द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और सीसा जो है वो ठोस है और आयोडीन भी ठोस अवस्था में। तो ये द्रव के साथ ठोस का मिश्रण हो गया, द्रव के साथ ठोस का विलयन तैयार हो गया। नेक्स्ट है आपके जल और एल्कोहल का विलयन, जल और एल्कोहल का विलयन। तो ये दोनों ही द्रव अवस्था में है, तो ये द्रव के साथ द्रव का विलयन हो गया। इसमें विलायक भी द्रव है और इसमें विलय भी द्रव है। नेक्स्ट है आपके झाग और सोडा वाटर का विलयन, झाग और सोडा वाटर का विलयन। इसमें देखिए आप झाग जो है वो लिक्विड है और आपका जो सोडा वाटर है उसके अंदर कौन सी गैस है, CO2 है। कौन सी गैस है, CO2 है। तो ये हो गया द्रव के अंदर गैस का विलयन। इसमें विलायक है आपका द्रव यानी जल और विलय है गैस। नेक्स्ट लीजिए आप धुआं, धुआं जो है वो गैस में ठोस का मिश्रण है, धुआं गैस में ठोस का मिश्रण है। कोहरा या बादल, फोग या क्लाउड्स जो है वो गैस में द्रव का मिश्रण है। हम जानते हैं वाष्प की बूंदें होती हैं गैस के अंदर, वो उसको हम फोग कहते हैं। नेक्स्ट है वायु, वायु जो है गैस में गैस का मिश्रण है। हम सब जानते हैं वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिक्सचर है। तो ये हो गए हमारे कुछ विलयनों के प्रकार, कुछ मिक्सचर्स के प्रकार जो हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। विलायकों के यूज, इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो विलायकों का जो उपयोग है, जो यूज है, वो होता है आपके एक तो मेडिसिन इंडस्ट्री में, औषधि उद्योग में, ठीक है, मेडिसिन इंडस्ट्री में ये यूज होता है, दवाइयाँ आदि बनाने में इनका इस्तेमाल होता है मेडिसिन इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है पेय और खाद्य पदार्थों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के जो ड्रिंक्स बनते हैं और फूड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनमें इनका यूज होता है। परफ्यूम बनाने में इसका यूज होता है और इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। कहाँ कहाँ इनका यूज होता है देखिएगा, औषधि निर्माण में यानी कि मेडिसिन, औषधि उद्योग यानी कि मेडिसिन इंडस्ट्री में, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ निर्माण में, परफ्यूम निर्माण में और रासायनिक उद्योगों में यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। विलयन की सांद्रता, देखिए विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है, हमने एसिड के उसमें पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। दो तरह का एसिड हमने पढ़ा था कि डाइल्यूट होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और पानी कम हो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र, और अगर उसमें पानी की मात्रा हम बढ़ा दें तो वो हो जाएगा डाइल्यूट यानी कि तनु। देखिए विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या हो गई, विलायक की इकाई मात्रा, यूनिट क्वांटिटी में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। और यदि सांद्रता अधिक है तो सांद्र विलयन और कम सांद्र तो विलयन जो है वो सांद्र हो जाएगा और कम सांद्रता होने पर तनु विलयन कहलाएगा। देखिए सॉल्यूशन, अगर विलय की मात्रा अधिक है तो विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा और अगर विलय की मात्रा या विलय की सांद्रता कम है तो वो विलयन तनु विलयन कहलाएगा। तो सारा किस पर डिपेंड कर रहा है, विलय पर। विलय अगर अधिक है, वही अम्ल में जिस तरह से मैंने बताया था वही चीज यहाँ वर्क कर रही है विलयन के अंदर। विलय की मात्रा अधिक है तो विलयन हो जाएगा सांद्र, और अगर विलय की मात्रा कम है तो विलयन क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सांद्र विलयन की अपेक्षा तनु विलयन कम संतृप्त होता है, कम संतुष्ट होता है, कम सैचुरेटेड होता है। सांद्र विलयन की अपेक्षा तनु विलयन कम संतृप्त होता है। अभी हमने पढ़ा था संतृप्त और असंतृप्त के अंदर कि संतुष्ट कौन नहीं है, जिसके अंदर विलय और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो इसको वहां से रिलेट कर लीजिए। सांद्र विलयन की अपेक्षा तनु विलयन अपने आप ही कम संतृप्त होगा क्योंकि अभी उसमें और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बच रही है। तो ये हो गए आपके विलयन की सांद्रता। अब आते हैं हम विलेयता पर। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, घुलने की क्षमता। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, घुलने की क्षमता। देखिए निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है।
निश्चित ताप और दाब, ये पॉइंट इसमें जरूर याद रखिएगा, ताप और दाब परिवर्तित नहीं होना चाहिए। निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, निश्चित ताप और दाब पर, ताप और दाब जो है वो निश्चित रहने चाहिए। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम्स विलायक के अंदर अधिकतम जो घुल सकने वाली विलय की मात्रा है वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। ये जो विलेयता, जो सॉल्युबिलिटी है, ये ताप, दाब और विलायक व विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है। 4 चीजों पर ये निर्भर करती है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, विलायक और विलय की प्रकृति पर। 4 चीजों पर ये निर्भर करती है। यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी पदार्थ की विलेयता किन किन चीजों पर निर्भर करती है? तो देखिए, ताप पर, दाब पर और विलय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति पर। 4 चीजों पर ये चीज डिपेंड करती है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। विलेयता जो है वो 4 चीजों पर डिपेंड करेगी, ताप, दाब, विलायक और विलय की प्रकृति पर। ठोसों की विलेयता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता, ठोस पदार्थों की विलेयता जो है वो घटती चली जाएगी। परंतु कुछ ठोसों की विलेयता, कुछ ठोस ऐसे भी हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती भी है। गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? घटेगी। और गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ेगी। देखिए, ताप अगर बढ़ा रहे हैं तो घट रही है और दाब बढ़ाने पर बढ़ रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गैसों की जो विलेयता, जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो ताप बढ़ रहा है, ताप को अगर हम बढ़ा रहे हैं तब तो वो घटती है, ठीक है। और अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। गैसों की जो विलेयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो ताप बढ़ाने पर तो घटती है और दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। एक बार फिर से देखिएगा, विलेयता होती क्या है? विलेयता की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायकों को घोल सकने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। ये हो गई आपकी विलेयता की डेफिनेशन। विलेयता जो होती है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है? 4 चीजों पर निर्भर करती है, ताप, दाब, विलयन और विलय और विलायक की प्रकृति पर। 4 चीजों पर ये निर्भर करती है। ठोसों की विलेयता जो होती है, ठोस पदार्थों की जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन कुछ ठोसों की विलेयता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती भी है। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। गैसों की विलेयता जो होती है वो ताप बढ़ाने से घटती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर ये बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर तो घटती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर ये बढ़ती है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन यानी विलयन कंप्लीट। अब हम देखते हैं निलंबन और कॉलॉइड को, सस्पेंशन और कॉलॉइड को। तो हम डिफरेंस से इसको, टेबल से हम इसको समझेंगे, टेबल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दोनों ही है, निलंबन और कॉलॉइड, अभी हमने मिश्रण के प्रकार में भी हमने पढ़ा था कि दोनों ही क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दोनों ही क्या है? विषमांगी मिश्रण है। निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है और आपका कॉलॉइड भी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ये दोनों में क्या है? टिंडल प्रभाव, दोनों ही टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा है 8th 9th NCERT में हमने ये चीज पढ़ी है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है, घने जंगल होते हैं जहां पर पेड़ जो होते हैं इतने घने होते हैं कि वो एक छत की तरह एक रूफ बना लेते हैं, जिनको कैनोपी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं हम? कैनोपी कहते हैं। उन कैनोपी के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जहां से सूर्य का प्रकाश एंटर कर रहा होता है, इस टाइप से। उस कैनोपी के बीच में सूर्य का प्रकाश इस टाइप से एंटर कर रहा होता है। ये जो सूर्य का प्रकाश, जो प्रकीर्णन होकर के जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये जो दर्शा रहा है, ये वाला प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो ये टिंडल इफेक्ट दोनों ही शो करेंगे, सस्पेंशन भी शो करेगा और कॉलॉइड भी शो करेगा। निलंबन के कण जो है वो चलनी को पार नहीं कर सकते, जबकि कॉलॉइड के कण चलनी को पार कर सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र को पार नहीं कर सकते। चरम पत्र एक्चुअली क्या होता है? एक टाइप का फिल्टर पेपर होता है जो बछड़े की खाल से तैयार किया जाता है। ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार किया जाता है। एक तरह का फिल्टर पेपर कह दीजिए इसको, जो बछड़े की खाल से इसको तैयार किया जाता है। तो इसके निलंबन के जो कण होते हैं वो चलनी को पार नहीं कर सकते, जबकि कॉलॉइड के जो कण होते हैं वो चलनी को तो पार कर सकते हैं, लेकिन उस चरम पत्र को ये पार नहीं कर सकते, ठीक है। निलंबन के कण जो होते हैं उनको आंखों से देखा
जा सकता है। नेक्ड आइज से आप इनको देख सकते हो, जबकि कॉलॉइड के कण को आप खुली आंखों से, सीधे आप आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से इनको देखना संभव है। निलंबन के कण जो होते हैं, सस्पेंशन के जो कण होते हैं, वो पेंदे में जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? पेंदे में। जैसे पानी में मिट्टी मिलाई आपने, वो एक तरह का सस्पेंशन होता है, उसको आप हिलाना बंद कर दीजिए, हिलाएंगे जब तक वो उसके अंदर मिक्स रहेगी, लेकिन जैसे आप हिलाना बंद करेंगे वो जाके पेंदे में बैठ जाएगा, दैट इज सस्पेंशन। तो इसके कण जो होते हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं, जबकि कॉलॉइड के कण जो है वो पेंदे में जमा नहीं होते। जैसे पानी के अंदर आपने मान लीजिए कि गोंद मिला दिया, ठीक है, पानी के अंदर आपने तेल मिला दिया, तो क्या वो पेंदे के अंदर जमा होगा? नहीं, वो नहीं होगा जमा। कणों की परिक्षेपण माध्यम से अलग होने की अधिक प्रवृत्ति होती है, और इसकी जो प्रवृत्ति होती है परिक्षेपण माध्यम से अलग होने की, वो अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए, निलंबन के उदाहरण है गंदा पानी और धुआं, और आपके कॉलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं दूध, गोंद, रक्त, सॉल, जेल और एरोसोल। दूध, गोंद, रक्त, सॉल, जेल और एरोसोल, ठीक है, ये उदाहरण है आपके कॉलॉइड के। एक बार फिर से हम देख लेते हैं निलंबन और कॉलॉइड में बेसिक डिफरेंस। दोनों ही विषमांगी मिश्रण है, दोनों ही हेटेरोजेनस मिक्सचर हैं, दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, दोनों टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। निलंबन के जो कण होते हैं उनको छलनी से पार नहीं कर पाते वो, जबकि कॉलॉइड के जो कण होते हैं वो छलनी को तो पार कर जाते हैं, लेकिन चरम पत्र को वो पार नहीं कर पाते। निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, सीधा हम उनको आंखों से देख सकते हैं, जबकि कॉलॉइड के कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते। इसके जो कण है निलंबन के, वो पेंदे में जाकर जमा हो जाते हैं, जबकि कॉलॉइड में ऐसा नहीं होता। निलंबन के कणों की परिक्षेपण माध्यम से अलग होने की अधिक प्रवृत्ति होती है, जबकि वहां पर परिक्षेपण माध्यम से अलग होने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। इसके उदाहरण है गंदा पानी और धुआं। इसके उदाहरण आप याद रखिएगा, दूध, गोंद, रक्त, ब्लड जो है वो आपका सस्पेंशन है, कॉलॉइड है, याद रखिएगा, सॉल, जेल और एरोसोल। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, एग्जाम्पल में से उठाया जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा इनके एग्जाम्पल्स को। ये हो गया आपका निलंबन और कॉलॉइड। तो हमने तीनों चीजें क्लियर कर ली, विलयन, निलंबन और कॉलॉइड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड। आगे बढ़ते हैं, सॉल, जेल और एरोसोल। वो चीज मैंने वहां इसीलिए डिस्कस नहीं की थी क्योंकि फर्दर स्लाइड में ही आने वाली थी। तो हम देखें सॉल, जेल और एरोसोल होता क्या है। सोल क्या होता है? सोल एक ऐसा एरोसोल होता है जिसमें कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कण जो है वो, जिसके ठोस कण द्रव के अंदर परिक्षेपित हो जाते हैं। जेल क्या होता है? ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं। और एरोसोल क्या है? गैस में द्रव या ठोस का परिक्षेपण, वो एरोसोल कहलाता है। इसके एरोसोल के एग्जाम्पल है कोहरा और धुआं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सोल, जेल और एरोसोल को। सोल क्या है? सोल ऐसा एरोसोल है जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं। जेल क्या है? ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं। और एरोसोल क्या है? गैस में द्रव या ठोस का परिक्षेपण, गैस में द्रव या ठोस का परिक्षेपण। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सोल क्या है? ठोस कण जो है वो द्रव में परिक्षेपित हो रहे हैं। जेल क्या है? ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित हो रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और एरोसोल क्या है? गैस में द्रव या ठोस का परिक्षेपण। और इसके एग्जाम्पल हैं कोहरा या धुआं, कोहरा और धुआं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में कणों का आकार क्या होता है। देखिए क्या आकार होता है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन, विलयन में कणों का आकार जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से अधिक होता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, ठीक है। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर के लगभग इनका आकार होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कोलॉइड के अंदर जो होता है पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। पार्टिकल साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के लगभग होता है। और सस्पेंशन के अंदर ये पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, पार्टिकल्स का जो आकार है वो काफी बड़ा हो गया है, ये 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कणों का आकार जो है वो सबसे छोटा किसमें होता है? सॉल्यूशन में होता है, जो कि लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और कॉलॉइड के अंदर ये होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और सस्पेंशन के अंदर ये होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो ये हो गया हमारे विलयन, निलंबन और कॉलॉइड में कणों का आकार। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। कॉलॉइड के अंदर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और आपके सस्पेंशन के अंदर ये मोर देन 1000 नैनोमीटर
होता है। ये हो गया आपका कणों का आकार। तो सबसे बड़े कण किसमें होते हैं, देखिए यहाँ पे सीरीज हमने बनाई है। सबसे बड़े कण होते हैं आपके निलंबन के, यानी कि सस्पेंशन के, फिर होता है कोलॉइड और लास्ट में आता है विलयन। तो सबसे छोटे सूक्ष्म कण, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, कणों का आकार, कणों के आकार का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे बड़े कण किसमें होते हैं, निलंबन में होते हैं, और उसके बाद कोलॉइड, और सबसे छोटे होते हैं विलयन में। आगे बढ़ते हैं, कोलाइडी विलयनों के गुण क्या क्या होते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन जो होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीधा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, ब्राउनी गति, या जिसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है। ब्राउनियन मूवमेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर जो उसके पार्टिकल्स जो जिगजैग टाइप जो गति करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, वो कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। किसी भी विलयन के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग टाइप जो मूवमेंट शो करते हैं वो कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलाइडी के कणों की लगातार जिगजैग गति जो होती है वो ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, कणों की आकृति और विलयन की श्यानता कम होने पर ब्राउनी गति अधिक होती है। देखिए श्यानता क्या होता है, बहने का गुण। श्यानता क्या होता है, बहने का गुण, बहने का गुण, इसको हम कहते हैं श्यानता। कणों की आकृति और विलयन की श्यानता, अगर कणों की आकृति छोटी होगी, कम होगी, और विलयन की श्यानता कम होगी तो ब्राउनी गति अधिक होगी, ब्राउनी मूवमेंट अधिक होगा। ताप अधिक होने पर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी ये गति अधिक होगी, मूवमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो कोलाइडी विलयनों के गुणों में हमने पढ़ा वो है ब्राउनी गति या ब्राउनी मूवमेंट। होता क्या है, विलयन के कणों की जो जिगजैग टाइप जो गति होती है वो आपकी कहलाती है ब्राउनी गति। और ये कैसे होती है, अगर विलयन की श्यानता जो है वो कम है और उसकी कणों की जो आकृति है, आकार है जो छोटा है, तो फिर ये गति जो है अधिक होगी, और ताप अधिक होने पर भी ये जो ब्राउनी गति है वो अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है गुण है आपका कोलाइडी सॉल्यूशंस का, वो है स्कंदन यानी कोएगुलेशन। विद्युत अपघट्य पर कोलाइडी कणों के आवेश उदासीन होकर कणों के आवेश का उदासीन होकर अवक्षेपण होना, अवक्षेपित होना, ठीक है, निक्षेपित होना क्या कहलाता है, स्कंदन या कोएगुलेशन। सीधा सीधा इसको समझे तो जम जाना, चिपक जाना, ठहर जाना, स्थायी हो जाना। ठीक है, विद्युत अपघट्य पर जो कोलाइडी कण है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनके आवेश उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं हम कोएगुलेशन या स्कंदन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, स्कंदन कहते हैं। अगला जो इनका गुण है वो है कोलाइडी सॉल्यूशंस का जो है वो टिंडल प्रभाव। प्रकाश पड़ने पर कोलाइडी कणों का चमकना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल। ये कोएगुलेशन का डायग्राम है, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट का डायग्राम है। प्रकाश पड़ने पर जब ये कोलाइडी ये जो कोलाइड वाटर है ये नहीं चमकेगा, ये शाइन नहीं कर रहा है, देखिए, जबकि ये कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये शाइन करने लग गए, तो ये इसका जो गुण है ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। अपोहन यानी डायलिसिस, कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, डायलिसिस या अपोहन कहलाती है। कोलाइडी कणों को वास्तविक जो विलयन है उससे अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो डायलिसिस या अपोहन कहलाती है। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो थे कोलाइडी सॉल्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, गुण थे, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, कोलाइडी कणों की लगातार जो होने वाली जिगजैग गति है उस सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर, वो कहलाती है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कैसे प्रभावित होती है, अगर कणों का आकार छोटा है, आकार कम है, और अगर विलयन की श्यानता यानी उसमें बहने का गुण कम है तो ब्राउनी मूवमेंट ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है सॉल्यूशन का तो भी ये ब्राउनी गति अधिक होगी। अगला है स्कंदन या कोएगुलेशन यानी जमना, निक्षेपित होना, चिपकना। विद्युत अपघट्य पर कोलाइडी कणों के आवेश उदासीन होकर अवक्षेपित होना क्या कहलाता है, स्कंदन या कोएगुलेशन कहलाता है। टिंडल इफेक्ट, प्रकाश पड़ने पर कोलाइडी कणों का चमकना, इस डायग्राम में देखिए ये कहलाता है आपका टिंडल इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट है आपका डायलिसिस यानी कि अपोहन। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो मेथड है, दैट इज नोन एज डायलिसिस या अपोहन। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, परिक्षेपण या पाइसीकरण। देखिए परिक्षेपण या पाइसीकरण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है। देखिए एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितराना, इस तरीके से
एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितराना क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। विलयन, निलंबन और कोलाइड सभी के अंदर परिक्षेपण होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। एक तो परिक्षेपण होता क्या है, एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितराना परिक्षेपण कहलाता है। और ये परिक्षेपण किसमें नहीं होता या किसमें होता है? तो ये हमने जो तीनों पढ़े हैं, विलयन हमारा, निलंबन, कोलॉइड, तीनों के अंदर ये परिक्षेपण का गुण पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, तीनों के अंदर परिक्षेपण का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या होता है? अभी तक हमने पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि वसा का पायसीकरण हो जाता है, वसा के जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे कणों, पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिनसे उनका डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो ये टर्म वही है, वो सेम स्पेसिफिक टर्म है यहाँ पे भी, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। ये है द्रव का द्रव में परिक्षेपण। उदाहरण है दूध, पेंट, साबुन, जल के अंदर तेल, यह है इमल्सिफिकेशन। देखिए पानी के अंदर हम तेल या घी डालते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर आ जाता है, बूंदों के रूप में, दैट इज नोन एज पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। देखिए इस तरीके से ये इमल्सिफिकेशन है। तो ये दो टर्म्स हो गई आपकी, परिक्षेपण या पायसीकरण। परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षेपण होता है एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितराना। और ये परिक्षेपण का जो गुण है ये तीनों में पाया जाता है, विलयन में, आपके निलंबन में और कॉलॉइड में भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के एग्जाम्पल है दूध, पेंट, साबुन, जल में तेल। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। मिश्रण और विलयनों के पृथक्करण की विधियां, इनके सेपरेशन मेथड्स, अगर हम मिली हुई हैं ये चीजें, मिक्सचर हैं, तो हम इनको अलग किन तरीकों से हम इनको कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो पृथक्करण होता क्या है, देखिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक ही है। हम ये पृथक्करण की विधियां जो है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप तैयार रहिएगा पृथक्करण की विधियां पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। होप, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो क्लास है, आज का जो चैप्टर, जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए, एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, देखिए वीडियो को। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है या कोई कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उसका बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।